डॉक्टर सीपी राय साहब, कभी सोचा था आपने एक दौर देखा है, जेपी आंदोलन से जुड़े नेताओं के संग आप रहे हैं, आपका संपर्क रहा है, आपने वो दौर देखा था जो समाजवादी थे, जो लोहिया के विचारों को मानते थे, जो एक चिंतन किया करते थे। क्या ये दौर ऐसा आ जाएगा? आज प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को इस दौर से जोड़कर आप कैसा देखते हैं? शर्मा जी, थोड़ा टाइम लूंगा मैं। कई तरह के सवाल उठ गए हैं। एक सवाल उठा कि नेहरू जी ने किसको नियुक्त कर दिया, नहीं कर दिया। मुझे नहीं लगता कि नेहरू जी का कोई नियुक्त करने न नियुक्त करने के पीछे कोई एजेंडा था या इरादा था। वो आज़ादी की लड़ाई में 9 साल जेल काट करके निकले थे, और जब वो जेल गए थे या कोई भी जेल गया था तो उसको नहीं पता था कि उसको फांसी लगेगी और जिंदा लौटेगा। किसी को ये नहीं पता था उस दौर में कि आज़ादी मिलेगी, कल को सरकार बनेगी, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता। और किसी भी देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वालों को ये नहीं मालूम होता। और कम से कम उन लोगों के बारे में कोई आक्षेप करते वक्त हमको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि क्या हमारे बाप दादा चाचा नाऊ नाना ताऊ कोई भी और आज़ादी की लड़ाई में गए थे क्या, या सिर्फ घर में बैठ करके खाली देख रहे थे कि क्या हो रहा है। आज़ादी की लड़ाई के समय में हमको एक बहुत बुरी अर्थव्यवस्था मिली थी। अंग्रेज चूस के और लूट करके ले गया था। मुगलों के टाइम में जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था थी, पूरी दुनिया के लिए जितना बड़ा हमारा जीडीपी था, अंग्रेज पूरा चूस के लेके चला गया। एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था हमको मिली थी। सेना ले गया, हथियार ले गया, पैसा ले गया, हमको खोखला करके चला गया था। उन परिस्थितियों में एक अचानक मिली सरकार को उस वक्त जैसा बेहतरीन जो लगा, और वो भी इसलिए कि नेहरू इत्यादि बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग थे, दुनिया देख करके आए थे, दुनिया में पढ़े थे, दुनिया की व्यवस्थाओं की जानकारी रखते थे, इसलिए जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने किया। आज उस पर दिमाग लगाना, युद्ध के मैदान में जब हमारा फौजी लड़ रहा होता है, उस वक्त अचानक वो कौन सी, जैसे जब क्रिकेट में हम बाहर मैच देख रहे होते तो कहते हैं इसको ऐसा स्पिन डालना चाहिए था, इसको पीछे से ऐसे खेलना चाहिए था। वो मैं उसको एक मूर्खता की कैटेगरी मानता हूं। और ये आरएसएस का शगल है जो पहले दिन से लगातार कर रहा है, क्योंकि उसके पास न कोई संकल्प था, न उसके पास कोई इतिहास है, न कोई इसका योगदान है। अब रहा दूसरी बात, मुझे माफ करें कुछ लोग, मैं किसी के अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। राबड़ी देवी जब शपथ ले रही थी, वो हमारे आंदोलन के निकले हुए नेता लालू यादव की पत्नी, और सामाजिक न्याय से निकली था वो सरकार। लेकिन राबड़ी देवी जी जब शपथ ले रही थी तो आपको याद होगा कि एक अधिकारी जो महिला थी वो पीछे से बोल रही थी एक एक शब्द, और उसको भी राबड़ी देवी जी पढ़ नहीं पा रही थी अपनी शपथ। उस राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री रह करके भी वहां सरकार बनी और 15 साल तक सरकार चली। तो इसमें जनता को मूर्ख कहने और न कहने का कोई सवाल नहीं है। हो जाता है, परिस्थितियां, हालात, नारे, मुद्दे, तमाम चीजें होती हैं। 1991 में 90 में एक आंदोलन चल रहा था, शर्मा जी फिर याद दिला देता हूं, अनिल सिन्हा जी सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। अयोध्या का आंदोलन, कैसे चीजें हो जाती उस पर बात कर रहा हूं। उस वक्त हम लोगों ने अशोक सिंघल से लेके कलराज मिश्रा होते हुए तमाम लोगों से कहा कि ऐसा करो कि या तो बैठ करके बात कर लो दोनों पक्ष, या ये मसला अदालत पर छोड़ दो। उस वक्त मैं पार्टी का प्रवक्ता हुआ करता था, राजनीति में था, हमारी सरकार थी। तब हमको जवाब यह दिया गया कि यह कानून का मसला नहीं, यह आस्था का सवाल है, जहां हम जाएंगे और बनाएंगे। और लाखों की सेना लेकर के आकर के हमला किया गया था अयोध्या पर, और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। मैं बार बार चुनौती दे चुका हूं तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम इनके धुरंधर लोगों को भाग जाते हैं ये। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, महारानी सिंधिया से उनके अच्छे संबंध थे, भैरव सिंह शेखावत से अच्छे संबंध थे, शरद पवार से अच्छे संबंध थे। महारानी सिंधिया, जो सिंधिया की मां, उनके घर पर हिंदू परिषद के लोगों की मीटिंग चल रही थी, और यह तय हुआ था कि हिंदू परिषद के लोग प्रधानमंत्री से मिलने आएंगे। चंद्रशेखर जी ने इंतजार नहीं किया, वो इसी तरह के आदमी थे, वो सिंधिया विला पहुंच गए और वहीं जाके बैठ गए उस मीटिंग में, और सबकी बात सुनते रहे। क्रांति हो रही थी वहां, और जब बहुत क्रांतिकारी बातें हो गई, चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं जानता हूं मुट्ठी भर घुड़सवार आते थे, पूरा देश के लूट के जाए, आप कितने दिलेर आप सब लोग हैं, मैं जानता हूं। इसी तरह से मुस्लिम पक्ष जब मिला, उसने कुछ बड़ी बड़ी बातें की, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप क्या बात करते हो, बहुत सारे इलाके जहां इक्का दुक्का लोग रहते हैं, क्या करोगे पूरे देश में।
और अंत में उस मीटिंग में, चंद्रशेखर जी की मीटिंग में, ऐसा ही प्रस्ताव रखा गया था शर्मा जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है करीब करीब ऐसा। मुस्लिम पक्ष उस पर तैयार हो गया था दस्तखत करने को। अशोक सिंघल जो आगरा में मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, ये लोग ये कह करके वहां से भाग गए कि हम आपस में राय बात करके लौटते, और फिर लौट के कभी नहीं आए। वरना 1991 में चंद्रशेखर की सरकार में अयोध्या का मसला हल हो गया होता, लेकिन राजनीति का मसला नहीं हल नहीं होता, दंगे नहीं रुके होते, हजारों लोगों की जानें नहीं गई होती, करोड़ों की संपत्ति नष्ट नहीं हुई होती। इरादा जब दंगों का था, मौत का था और राजनीति का खेल का था, इरादा था ही नहीं मंदिर बनाने का, और अंत में उसको सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया। और यह भी तो याद है पूरे देश को, जब इनकी सरकार में सर्वोच्च न्यायालय में मसला गया तो आरएसएस के चीफ से लेके नीचे तक तब ये क्या कह रहे थे, देखो भाइयों, भाईचारा बना रहना चाहिए, कोई भी फैसला आए शांति बनाए रखना है। जब हमारी सरकार थी तब वो शांति नहीं बनाए रखना था, बातचीत नहीं होनी थी, न्यायालय नहीं मानना था। जब इनकी सरकार आ गई तो बात बदल गई। ऐसे दोगले लोग हैं ये। इसलिए ये कहना कि जीत इस बात का मापदंड है कि वो सही है, तो हिटलर भी तो जीत के ही आया था, सारे फांसीवादी और नाजीवादी भी जीत के ही आए हैं भाई, बहुत सारे तानाशाह भी जीत के ही आए हैं और अभी भी सो कॉल्ड चुनाव कराते हैं। उनका भी चुनाव की डेट घोषित होती है और वो चुने जाते हैं 99, 98, 94% वोटों से, 2-4% वोट और कोई पड़ जाता है। सवाल ये नहीं शर्मा जी, सवाल बड़ा दूसरा है। मैं उनके भाषण पर आऊं, उनके भाषण को मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला, लेकिन जब आपका मैसेज आया तो मैंने भाषण ढूंढ के पढ़ा। उस कूड़े पे क्या बात करना, कूड़ा है उसमें, कुछ भी नहीं उसमें। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था, मैं कह रहा हूं अगर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर रहा था तो उसको उन 1.5 दर्जन जनसंघ के अध्यक्षों का नाम लेना चाहिए था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके पीताम्बर दास न जाने कौन कौन, अटल बिहारी, बलराज बघेल जिनको निकाल के कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी, एक नेता विरोधी दल, एक अध्यक्ष, एक नेता विरोधी अध्यक्ष, बारी बारी। और उसके पहले 1 दर्जन भर अध्यक्ष हुए हैं 50 के दशक में। किसी का नाम सुना आपने? अगर सचमुच किसी संस्था का कोई दिवस मनाया जाता है या जन्म दिवस मनाया जाता है तो हम याद क्या करना शुरू करते हैं? बाप दादाओं से शुरू करते हैं कि देखो उन्होंने नींव रखी थी, फला फला ने ये किया और आज हम यहां आके खड़े हैं, आओ आज समीक्षा करें हमने क्या किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाजपेयी जी का शायद नाम लिया गया, बलराज बघेल और दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया गया, मुझे नहीं लगता। वैसे तो दोनों हत्याएं कटघरे में है। मैं लगातार ये मांग करता रहा हूं बहुत वर्षों से कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय, दोनों की हत्या की एक विशद जांच की जरूरत है कि हत्या किसने की। उंगलियां कुछ और कहीं हो सकता उठ जाए कहीं न कहीं, लेकिन कोई उनको याद करने के बजाय, उन लोगों के योगदान को याद करने के बजाय केवल आत्म प्रशंसा और अपनी बातें, और उस जो एक पढ़ा जाता है, क्या लगा होता है वो टेलीप्रॉम्प्टर या क्या होता है, तो लिखा हुआ भाषण, हर जगह लिखा हुआ भाषण, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने वाला लीडर क्या लीडर होता है? अरे हम लोग तो जब छात्र नेता 6ठी 7वीं से शुरू हुए थे तब अपना भाषण खुद देने लगे थे, और इतने वर्षों तक राजनीति में रहने के बाद, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद, एक आदमी 24 घंटे केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर इस्तेमाल करता हो, वो क्या उस भारत का नेता है जिस भारत में औरतों ने भी चुनौती दी है शास्त्रार्थ के लिए, जिस भारत में रामायण काल में भी आखिर सीता ने पूछा तो था कि मैं क्यों जंगल में जाऊं, सीता ने पूछा तो था कि मुझे आग में क्यों जलाया जा रहा है। आखिर शास्त्रार्थ तो वहां भी हुए अलग अलग लोगों के। महाभारत में भी द्रौपदी ने सवाल तो किया था पूरी भरी सभा से कि आप लोगों ने क्यों देखा, ये मेरी साड़ी क्यों खींची गई। महाभारत में भी पूरा युद्ध खत्म हो जाने के बाद जो गांधारी का बकायदा संवाद है। गांधारी ने सवाल किया भीष्म पितामह से और तमाम लोगों से, उसके संवाद है। उस राम और कृष्ण का नाम लेने वाले लोग, महाभारत, गीता और रामायण को पवित्र ग्रंथ मानने वाले लोग, उसको भी याद नहीं रख पाते कि तब भी शास्त्रार्थ होता था और बातचीत करने की आजादी थी। और अभी आपने जो सवाल पूछा था कि किसी एक टीवी का नाम बता दें, अरे अभी तो कोर्ट ने फैसला किया है और तमाचा मारा है, और इतना बड़ा तमाचा मारा, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, सरकार को अगर कोई कोई अपनी शर्म महसूस करने वाली सरकार होती तो इस्तीफा देके चली जाती। अभी कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सरकार से सवाल पूछना उस देशद्रोह नहीं है,
उसकी आलोचना करना उसका अधिकार है लोकतंत्र में। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए और जो लोग एजेंडे की तरह नफरत फैला रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी अदालत ने इतना बड़ा फैसला किया है और उसके बाद आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। मोदी जी ने आज क्या कहा? बुराई लोगों की, परिवारवाद। अच्छा ये बताइए, सिंधिया का बेटा जो आज मंत्री है वो क्या यूं ही उसको पार्टी ने ले लिया या सिंधिया का बेटा है इसलिए ले लिया? कल्याण सिंह का बेटा और उनका पोता, ये सब एक एमपी और एक मंत्री, ये परिवारवाद है कि नहीं है? वसुंधरा राजे का बेटा एमपी है, परिवारवाद है कि नहीं है? हिमाचल प्रदेश के इनके लीडर का बेटा परिवारवाद है कि नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा और दोनों बेटे परिवारवाद है कि नहीं है? आज एंटोनी के बेटे को जो ज्वाइन कराया गया, क्या वो कोई सुपर लीडर था या वो सिर्फ एंटोनी का बेटा है इसलिए उसको ज्वाइन कराया गया? तो एक सवाल उठाया उन्होंने परिवारवाद पर। मैं कह रहा हूं मैं परिवारवाद करूं, लेकिन अगर मैं देश का भला करके जाऊं, मैं परिवारवाद करूं, आप मुझ पर लाख आरोप लगाओ, लेकिन एक भूखे नंगे देश को जो चूसा हुआ देश है, जिससे 16-18 करोड़ का जिसका कुल बजट हो, अगर उसमें मैं भाखड़ा नंगल बांध खड़ा कर दूं, उसमें मैं अगर सेल खड़ा कर दूं, तमाम बिजली घर खड़े कर दूं, तमाम कारखाने लगा दूं, अर्थव्यवस्था को ठीक कर दूं और उस जगह लाके खड़ा कर दूं कि आज हम दुनिया से आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। आज हम दुनिया के 4 या 5 बड़े आर्थिक शक्तियों में और सामरिक शक्तियों में खड़े हुए हैं। आज हम दुनिया के सामने अंतरिक्ष के मामले में चुनौती दे रहे हैं उसको। अगर इतनी सारी करके कांग्रेस की इतनी लंबी सरकार करके चली गई है, आप आरोप लगाते रहो। मुझे बता दो इन 2 सालों में कौन सा भाखड़ा नंगल बांध बना है? एक वो काम बता दो जो पिछली सरकारों ने न किया गया हो और नए सिरे से कोई नया काम शुरू किया गया और नया काम हो गया। हाँ हुआ है। पहले जब सड़क बनती थी तो आगरा से लखनऊ की एक्सप्रेसवे बनी 300 किलोमीटर, तो लिखी जाती थी 300 किलोमीटर। अब गडकरी जी ने नया तरीका सीख लिया है कि 2 तरफ को सड़क बनेगी तो वो दोनों तरफ की अलग अलग किलोमीटर नोट होगा और वो 600 किलोमीटर कहलाई जाएगी। और फिर वो कहेंगे कि हमने 600 किलोमीटर सड़क बना दी, क्योंकि वो जितने लेन होंगे, नहीं लेन वाइज उसके किलोमीटर बढ़ जाते हैं। तो ये नया तरीका इनका गिनने का हो गया था। मुझे मैं शर्मा जी मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। किसी भी सरकार के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, हम उससे क्या क्या अपेक्षा करते हैं? नंबर 1, उस सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए क्या किया, क्योंकि जब बाह्य सुरक्षा रहेगी तभी देश तरक्की करेगा। नंबर 2, देश में आंतरिक सहिष्णुता, भाईचारा, उसके लिए क्या किया, क्योंकि जब देश में भाईचारा होगा और शांति होगी तब देश में तरक्की होगी। दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया कि देश में कितने नए बिजली घर बने, कितने नए बांध बने, कितनी नई नहरें बनाई गई, सिंचाई के साधन कितने ज्यादा पैदा किए गए। हमने अभी मैं पढ़ रहा था कि गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ या कितना 2 करोड़ टन या कितना कम हो गया है और इस साल अभी कम हुआ है। तो आपके समय में फसलों का उत्पादन कितना बढ़ा। आपने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की आय कितनी बढ़ी। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आपने रोजगार दिए, रोजगार घटे। आपने अर्थव्यवस्था की मजबूती का वादा किया था। 70 साल में 54 लाख करोड़ का कर्जा 211 लाख करोड़ पर संपदा पहुंच गया है। इसका हिसाब कौन देगा कि ये पैसे कहां चले गए हैं? एक मिनट, आपने वादा किया था समरसता का, सबको साथ लेने का। तो सबको साथ लेकर अगर चल रहे थे तो छज्जू से लेकर के और रहीम तक वो भीख मांग रहे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। और आपके 2 दोस्त पैसा लूट करके हमारी आपकी जेब का देश दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो गए और तमाम भ्रष्टाचार से वो आगे बढ़े। मुझे वो भी याद करना पड़ रहा, मुझे नाम याद नहीं, आप लोग बताइएगा कि जब नोटबंदी हुई थी एक शाह साहब पकड़े गए थे कई हजार करोड़ रुपए के साथ, नंबर 2 का, और उन्होंने कहा था ये मेरा पैसा नहीं है, ये बड़े लोगों का पैसा है। वो कहां है? वो गायब है। वो पैसा कहां गया, किसका है, उसकी जांच कौन कराएगी? एक आखिरी बात, जितने सवाल उठे, और सरकार का आखिरी काम यह भी है कि दुनिया और पड़ोसियों से उसके रिश्ते कैसे हैं। हमारे यहाँ नेपाल में हम नेपाल के लोगों को हम चौकीदारी देते थे, जिंदा रहता था। हम फौज में भर्ती करते थे तो उनका घर चलता था। नेपाल में हमारा सेनाध्यक्ष हुआ करता था। और नेपाल की मजाल ये हो गई कि वो ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का बिचौलिया मैं बन जाऊंगा, आप कहो तो मैं बीच में मध्यस्थ बन जाऊं। आज भूटान चीन के साथ हाथ मिला रहा है।
ये हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ये रिश्ते हैं, दुनिया के साथ हमारे क्या रिश्ते आप देख रहे हैं। अमेरिका हमको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, चीन से लड़ाने की कोशिश कर रहा है, रूस के साथ, रूस जो हमारा चट्टान की तरह साथी हुआ करता था उससे हम दूर हो गए हैं, एक नया ध्रुवीकरण स्टेक हो गया। हमारी विदेश नीति बर्बाद, अर्थ नीति बर्बाद, समाज नीति बर्बाद, हमारा रोजगार बर्बाद, हमारा विकास बर्बाद, हमारी नोटबंदी के बाद नोट पर से विश्वास खत्म हो गया, हमारा वो सब बर्बाद, दुनिया में हमारी जो अपनी जो इज्जत हुआ करती थी वो बर्बाद। आखिर इस सरकार ने 9 साल में पाया क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना। और चुनाव जीतना, आपने पहले ही सवाल पूछ दिया कि जहां चुनाव नहीं जीते वहां भी सरकार बनाई है। तो ये बेईमानी को हम बेईमानी नहीं कहेंगे, चोरी को हम चोरी नहीं कहेंगे, और चीन कब्जा करता चला जा रहा है, उस देशद्रोह को हम देशद्रोह नहीं कहेंगे। तो हम आप जितने यहां बैठे हैं, हमको आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। सीपी राय जी, आप इतनी ज्ञान की बातें बता रहे थे, लेकिन मैंने बीच बीच में मेरे टीवी सामने चल रहा है, देश का सबसे तेज चैनल चल रहा है आज तक, उस पे आ रहा है कि हनुमान जी की मार, भ्रष्टाचारियों में हाहाकार। वहां पे ये सब ज्ञान की बातें आपकी चलती नहीं है। वंशवाद, परिवारवाद पर प्रहार, हनुमान जी का वार, भ्रष्टाचारियों में हाहाकार। आज तक तो इतनी अच्छी खबरें दिखाता है। आपको वो अच्छे वाले दिन याद है ना, शाइनिंग इंडिया भी याद होगा, वाजपेयी जी का परिणाम भी याद होगा, प्रमोद महाजन का शाइनिंग इंडिया। ये समय और परिस्थितियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी छोटी पार्टी हुआ करती थी, यूपी में केवल 46 एमएलए होते थे, 325 आ गए। कोई वक्त नहीं थी, कोई जाति आधार नहीं था, कोई धार्मिक आधार नहीं था, लेकिन 325 आ गए। परिस्थितियां हैं, माहौल आपने बना लिया, तमाम तरह से जनता को बरगला दिया। अगर अफगानिस्तान में कोई गला रेत रहा था, उसका वीडियो ये कह के फैला दिया यहाँ पर कि मुजफ्फरनगर में हिंदू का गला रेता जा रहा है। तो ऐसे कर्म करके और उन प्रदेशों में जहां पर कमजोर है बीजेपी, दंगे वहीं क्यों हो रहे हैं? बंगाल में दंगा करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता बिहार से पकड़ा गया है, उसकी सारी फोटो आ गई कि बीजेपी का नेता है, उसने स्वीकार कर लिया मुझे पैसे देके बंगाल दंगा करने के लिए भेजा गया। तो अगर ये करके, अरे सरकारें आएंगी जाएंगी, वाजपेयी जी ने कहा था ये लोकतंत्र है, इसमें कभी आप आएंगे कोई दूसरा आएगा, अच्छे काम करके जाओ कि आपको भी याद करें। आज लोग नरसिम्हा राव को याद करते हैं, मनमोहन सिंह को याद करते हैं, आप भी अच्छे काम करो, अपने वादे पूरे करो। इस चक्कर में क्यों हो कि आप अजन्म प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने रहो? अरे फिर दोबारा आ जाओगे लौट कर, लोकतंत्र करने आपको नहीं दिया जाएगा।